कि अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां जातिगत जनगणना के जरिए सत्ता की कामना की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जातिगत जनगणना कराएगी। ये वादा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के सामने महू में किया है। जीतू पटवारी का कहना है कि जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वे और गरीब की पहचान है और राहुल गांधी ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं ताकि देश के खजाने का अधिकार गरीब को मिल सके। जीतू ने लगे हाथ ये ऐलान भी कर दिया कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर 1 साल के अंदर जातिगत गणना पूरी कर लेंगे। आखिर विपक्ष देश में जातिगत जनगणना क्यों चाहता है और सत्ता हर बार इससे किनारा क्यों करती है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। महू में आयोजित कांग्रेस की आमसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर जोर देते हुए कहा कि देश में मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो वे जातिगत जनगणना कराएंगे ताकि ये पता चल सके कि सरकारी पदों पर, उद्योगों में, नौकरियों में किस जाति के कितने लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में जनगणना पर काम शुरू हो चुका है। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वे और गरीब की पहचान है। देश के खजाने का अधिकार गरीब को मिले, यह लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जातिगत जनगणना जरूरी है। इसके बाद पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर जातिगत जनगणना कराएगी और देश में एक उदाहरण पेश करेगी। कांग्रेस प्राइवेट सेक्टर में भी जनगणना कराएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर एक नया उदाहरण देश में पेश करेगी। 1 साल में संकल्प के साथ जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी प्राइवेट सेक्टर में करा के देगी। यह हम संकल्प लेते हो कि नहीं लेते हो? वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जातिगत गणना के नाम पर फर्जीवाड़ा करेगी। कैसे संभव है? और कौन मानेगा तुम्हारी जनगणना पे? तुमको नहीं मान रहे, तुम्हारे निजी को कौन मानेगा? कांग्रेस का कोई विश्वास है क्या? कांग्रेस पे कोई भरोसा है क्या जनता को, जो उनकी जनगणना को लोग मान लेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे? बहरहाल जातिगत जनगणना का जिन्न एक बार फिर से निकल आया है। जातिगत जनगणना के सहारे कांग्रेस आने वाले चुनाव में जनता का मन टटोलने का प्रयास कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की ये कोशिश कितनी कारगर साबित होती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो जातिगत जनगणना सत्ता की कामना, गुलरेज शेख जी हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आशीष दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले चौधरी जी आपसे ही, जातिगत जनगणना ये मुद्दा एक बन गया है, संविधान एक मुद्दा कांग्रेस ने बना लिया। 2011 में आपने जनगणना कराई थी, क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा ली? इतना ही अगर आपको फिक्र थी जातिगत जनगणना कराने की तो 2011 में क्यों सार्वजनिक नहीं किया आपने? चौधरी साहब, राहुल जी ने इस बात के लिए अफसोस प्रकट कर चुके हैं कि उन्होंने आंकड़े जारी नहीं किए। नहीं, अफसोस प्रकट करने से क्या होता है? नहीं, अब देखिए, कई बार हम निर्णय ले पाते हैं, कई बार नहीं ले पाते हैं। कई बार कई चीज़ों की मांग और महसूस उन मुद्दों को करना एक समय सामयिक बात होती है। राहुल गांधी ने कहा कि हम उस समय जातिगत जनगणना करवाई थी लेकिन हम आंकड़े जारी नहीं कर पाए हैं। इस बात पे उन्होंने अफसोस भी प्रकट किया। वो जो है, अब हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पे जीतू पटवारी ने कहा कि हमारा जो कैडर है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरे प्रदेश में घर घर जाकर इस मुद्दे पर जन जागरूकता लाएंगे और इस मुद्दे से जुड़े जो भ्रम है लोगों के, जो कहीं अविश्वास है, कहीं लोग जो दुरुपयोग, मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, उससे निजात दिलाने के लिए हमारा पूरा कैडर, हमारी पूरी पार्टी जो है इस मुद्दे को एक जन आंदोलन का रूप देगी। उनका आशय ये है। आपने 2011 जी 12 13 14 मई तक 3 साल नहीं जारी कर पाए आप? नहीं, बात ये नहीं है कि इस साल जारी करना है, कुछ साल जारी करना नहीं, आपने कहा कि हमारी थी जनगणना, जारी नहीं कर पाए। नहीं, उस वक्त जो है राहुल, देखिए राहुल जी बहुत बड़े नेता हैं। जब वो एक लाइन में कोई बात अपनी कह देते हैं तो उस बात को, उसका स्पष्टीकरण मान लेना चाहिए। विषय ये नहीं था कि हमको 2011 में करनी कि 12 में करनी है, विषय ये था कि करनी है कि नहीं करनी है। उस समय कतिपय कारणों से हम नहीं कर पाए हैं और राहुल जी ने कहा कि ये उनकी गलती है।
अब चूंकि उस बात को लेके जब उनको महसूस हुआ कि जो देश के संसाधन हैं वो सभी लोगों में बराबर बंटने चाहिए, और अब जबकि हमारे पूरे संसाधन जो हैं मोदी जी के मित्र लूटे ले रहे हैं, तब इस मुद्दे पे जनता की जागरूकता और ध्यान आकर्षण इसलिए आवश्यक है कि जो संसाधन है वो समान रूप से गरीबों पे पहुंचे। मैं आपको बताता हूं, देखिए UNDP ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यक्रम है जिसमें सर्वे हुआ 6 प्रकार की गरीबी को लेके। तो भारत में लगभग 85% आबादी जो अनुसूचित जाति जनजाति, लगभग महिलाएं वो पिछड़ा वर्ग हैं, इनमें से हमारे लोग 4 से लेकर 5 प्रकार की गरीबियों का निरंतर सामना कर रहे हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि एक तरफ भले हमारी GDP बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन उस अनुपात में हमारे लोगों का जीवन स्तर और उनके विकास के जो अवसर हैं वो सीमित होते जा रहे हैं। पिछले 10 साल के कार्यकाल में आपने देख लिया, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो बीमा सेक्टर हो, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, हमारी रेलवे की हालत खस्ता है, और रोजगार के नाम पे शून्य पब्लिक जो सेक्टर्स हैं वो रोजगार नहीं दे रहे। एक जमाने में यहाँ रोजगार की बाकी मुद्दों की बात नहीं हो रही, बात यह जाति जनगणना की। जाति जनगणना का मतलब तो ये सब जाति जनगणना करने से सब अधिकार मिल जाएंगे, रेलवे में भर्ती हो जाएगी, सब जगह भर्ती हो जाएगी। मैं बताऊं, कुछ आदिवासी कम्युनिटीज हैं जो जिनमें 10वीं पास आदमी भी आपको ढूंढे से नहीं मिलता। हाँ। एक बार अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, वहां एक जाति के मात्र 147 लोग मिले। तो हमको नहीं लगता कि इन वर्गों को हमें बचाने की आवश्यकता। देखिए, हिंदुस्तान में जाति सच्चाई है, बाकी सब मिथ्या है। हिंदुस्तान का आदमी धर्म परिवर्तन कर लेता है, लेकिन जाति परिवर्तन नहीं हो पाती। कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास, ये जाति एक बंद वर्ग है। तो हमको इसमें गतिशीलता लाने के लिए उन जातियों को चिन्हित तो करना पड़ेगा जिनके पास सबसे ज्यादा संसाधन पहुंचने चाहिए, अवसर पहुंचने चाहिए उनको। देखिए, मैं बताता हूँ, 60 साल रही आपकी सरकार। खैर, आपके पास आता हूं मैं फिर से। चौधरी साहब, गुलरेज साहब हमारे साथ हैं। गुलरेज साहब, आखिर जाति जनगणना अगर इतना बड़ा मुद्दा बन गया, संविधान मुद्दा बन गया, आप क्यों नहीं अपना स्पष्ट रुख इस पे अख्तियार करते, करवा देते? क्या दिक्कत है? देखिए सर, इसी में बड़ी स्पष्ट बात है कि हम टेक्निकली और बेसिकली तो इसके खिलाफ नहीं है। हम वैचारिक रूप से जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले कहती है कि राष्ट्र प्रथम, और राष्ट्र अगर टूटेगा और राष्ट्र के लोगों के बीच में, समाजों के बीच में तनाव बढ़ेगा तो फिर वो देश के लिए घातक होता है। और कांग्रेस तो हमेशा विभाजन करती रही है। 1947 में पहला विभाजन इन्होंने किया, उसके बाद छोटे छोटे कई विभाजन करते रहे हैं, और अभी भी जो ये चैप्टर 71 में विभाजन करवा भी दिया इन्हें, दूसरे का विभाजन करवा भी दिया 71 में। देखिए, लेकिन भारत को क्या मिला? क्या भारत के अंदर उसका समावेश कर दिया इन्होंने? अगर 71 में ये भारत में समावेश करवा देते तो फिर तो हम जयकारे करते हैं इनके। लेकिन अभी जो ये बात कर रहे हैं ना, ये इनका एक जो डिविजिव जयकारा आपके अटल जी ने कर दिया था, दुर्गा स्वरूप बोला था इंदिरा जी को। देखिए, कोई लाहौर बस भी तो ले गए थे। काम करता है तो उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, भारत को क्या मिला? क्या भारत का उसमें कोई विस्तार हुआ? अगर भारत का विस्तार होता तो मैं भी ये कहता कि जय हो इंदिरा गांधी, लेकिन नहीं हुआ। और अभी भी आप देखिए कि क्या समस्याएं चल रही हैं। एनीवे, लेकिन मैं इस विषय पे भी आता हूं। कांग्रेस के लिए जुबान चलाना, मुंह चलाना कितना आसान है भाई साहब। आप देखिए कि इन्होंने कह दिया कि हाँ, राहुल गांधी ने मान लिया गलती हुई। उस समय 4000 करोड़ रुपए आपके और मेरे जेब के लगे थे उस कार्य में। जनगणना का रेगुलर चौधरी साहब की बात आ क्या 4000 करोड़ रुपया इनकी पॉकेट से आया था जो एक्सचेकर का लगाया? और अगर इन्होंने वो पैसा को क्या खा लिया था, और अगर खाया नहीं था तो फिर क्यों नहीं इन्होंने पटल पे लाए संसद की? तो ये बातें कांग्रेस को क्लियर बतानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, तुष्टिकरण की नहीं करती, संतुष्टिकरण। मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जाति, मतलब आपका कहना है कि जाति जनगणना कराने से समाज में वर्गों के बीच में विद्वेष पैदा हो जाएगा। आपका कहना यह है, इसलिए नहीं करा रहे। देखिए, बहुत सारी चीजों को सोच समझ कर ही, विचार करके ही ऐसी पहल की जाती है।
और भारत जो है अभी विकास के रास्ते पे चल रहा है। हम नहीं चाहेंगे कि इस विकास के पथ से हमारी गाड़ी कहीं भी डामाडोल हो, और कांग्रेस और राहुल गांधी यही कर रहे हैं। और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, चलिए इन सब बातों के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं ना भाई साहब, मैं तो ये पूछता हूं चौधरी जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से, कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, कांग्रेस के लोग हैं, घर घर जाके जाति के सैंपल इकट्ठे करेंगे। अरे भैया, जिले की इकाई तो बना लो, पहले कार्यकर्ता तो बना लो, उसके बाद करोगे ना। केवल जुबान चलाना और मीडिया में हाईलाइट करना और समाज को बांटना, यही है इनका मंशा, कुछ भी नहीं है। चलिए, वो करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है। आशीष जी, आपकी इस पर टिप्पणी चाहिए। जाति जनगणना कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, एक बार फिर चौधरी साहब के पास जाएंगे, लेकिन आशीष जी आपकी टिप्पणी की बात। नहीं, आज की तारीख में तो जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा है, सियासी मुद्दा है। भाजपा इस पे जिस तरह का भी अपना रुख या स्टैंड रखे, लेकिन ये उसके लिए भी एक दुविधा की स्थिति तो बन ही गया है। देखिए, 2023 में जुलाई में जब ये इंडिया बना था, इंडिया गठबंधन जो हुआ था, उस समय इसकी पुरजोर मांग की गई थी। हालांकि जातिगत जनगणना की जो मांग है, 1 मिनट का ये बैकग्राउंड है कि 1980 में काशीराम ने शुरू की थी। उसके आधार पर जातिगत दल बने और उनका सबका उदय हुआ, और ये सब चीजें उसके बाद से चल रही। बिहार में जातिगत सर्वे कराया गया था, कोर्ट में वो मामला लंबित है। खुद कर्नाटक ने 2015 में जातिगत सर्वे कराया था, उसका रिजल्ट नहीं आया, बाहर नहीं आया। यूपीए सरकार ने कराया, उसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि ब्रिटिश जमाने में शासनकाल में भी इसकी गणना कराई गई थी, लेकिन उन्होंने भी इसका रिजल्ट जारी नहीं किया। इसकी वजह ये मानी जाती है, भाजपा की दुविधा की वजह जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि भाजपा का जो ब्रिटिश शासनकाल में आशीष जी सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का, हाँ, अति बाकी नहीं था। हाँ जी, और 31 के बाद फिर नहीं हुआ। अनुसूचित जाति का तो हमेशा और से फिर रहा वो है। कोर्ट में भी गया और उन्होंने बड़ी जबरदस्त मांग की थी, जिसमें सारे दल के लोग पीएम से भी मिले थे इस मामले को लेकर के, बिहार के। यानी तो उसके बाद मैं जो अभी जो स्थितियां मानता हूं, भाजपा या कांग्रेस से जो भी मांग है, इसके बीच भाजपा की दुविधा सिर्फ ये नजर आती है कि भाजपा के पास एक बड़ा अगड़ा वोट बैंक है। अगर जातिगत जनगणना होती है और उसमें धार्मिक आधार पर भी एक वोट बैंक उससे जुड़ा हुआ है, तो ये दुविधा की स्थिति हो सकती है। जब जातिगत जनगणना की तरफ भाजपा बढ़ती है तो उसको इस मामले में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। ये एक हिचक का विषय हो सकता है, ऐसा माना भी जाता है। तो ये एक चीज उसको सहेजने की फिक्र है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो बार बार मांग कर रही है, कांग्रेस इस मुद्दे का प्रयोग कर चुकी है लोकसभा चुनाव में, जिसमें उसको बेहतर नतीजे आ गए थे, वो लोगों को कन्विंस कर पाई थी। लेकिन सवाल यह है कि जो कांग्रेस का या जातिगत जनगणना का पूरा विषय है वो ये है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल जाए उन्हें और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाए जी। लेकिन इससे जातिगत कोई बिखराव या कोई पैदा ना हो, इसका भी ख्याल अगर कांग्रेस ऐसा कराती है, तेलंगाना में वो करा रही है सर्वे, तो जातिगत बिखराव ना हो, इसको देखते हुए आगे बढ़ना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी होगा। अब तक चूंकि वक्त बदल रहा है, जातिगत बंधन बहुत सारे टूट चुके हैं, लेकिन अगर इस सर्वे का जातिगत सर्वे होता है, जो जैसा कि सभी लोग इसकी मांग करते रहे हैं, तो इससे योजना का जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उसका आकार बताने में, समझाने में, नया आकार बनाने में मदद मिल सकती है। ये जनगणना सिर्फ उसके उपयोग में आए तो ठीक है, जातिगत वर्ग संघर्ष या कोई मनमुटाव पैदा हो उसके लिए बिल्कुल खराब है। तो ये एक जातिगत जनगणना का जो विषय है, अभी कई योजनाएं जो चल रही हैं, मुझे लगता है कि अनुमानतः इस तरह चल रहे हैं कि इतने वर्ग के लोग इतने होंगे, SC ST इतने होंगे, OBC इतने होंगे। अगर जनगणना में ये कम या ज्यादा हो जाते हैं तो योजना का आकार बिगड़ जाएगा, किसी भी सरकार के लिए मुसीबत हो सकती है। और अगर 2011 में यूपीए सरकार ने भी इसे नहीं किया तो उसके सामने भी चिंता यही रही होगी। और आज अगर ये बीजेपी की जो मोदी सरकार भी इस पर जो दुविधा की स्थिति में नजर आई थी, उसके सामने भी ये स्थिति है। तो इससे बहुत सारी चीजें बनेंगी, बिगड़ेंगी, बिखरेंगी। नहीं तो कांग्रेस कही रही ना कि इससे योजनाओं का लाभ निचले तबके तक पहुंचेगा जातिगत जनगणना कराने के बाद। हाँ, ये तो कांग्रेस ही कह रही है। निश्चित तौर पर होगा, लाभ पहुंचेगा। लेकिन अगर मानिए, जैसा कि बहुत सारी चीज़ों पे इस बार कई बार लोगों ने कहा भी है, पब्लिक उस पर बहस भी हुई है, कि मान लीजिए किसी वर्ग को किसी खास प्रतिशत को लेकर योजना बना के उसको लाभ दिया जा रहा है, यदि उसकी संख्या ज़्यादा आ गई या कम आ गई तो फिर पूरा वो आकार बनेगा। तो ये सारी जो दुविधाएं हैं, इसको लेकर के, ये वोट बैंक से लेकर के योजनाओं तक का पूरा मामला है। बावजूद अगर ये बेहतरी के लिए, समाज के लिए शुरू होती है, तो इसको कहीं ना कहीं, अब चूंकि किसी राज्य में इसका होना है तो उसका प्रयोग देखा जा सकता है। चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में हमारा सवाल है। एक तो आप
जय बापू, जय भीम, जय संविधान को लेकर के आपने शुरुआत की थी, जिसका समापन था, न अम्बेडकर जी का नाम आया, कुछ खास थोड़ा बहुत आया, न संविधान का मामला जातिगत जनगणना की तरफ चला गया। तो सीधे सीधे हमने नाम भी यही दिया है कि जातिगत जनगणना सत्ता की कामना। ऐसे में आप काशीराम जी की बहन को ले आए मंच पर। अरे मायावती जी से आपने शुरुआत में उत्तर प्रदेश में शुरुआती उसमें समझौता किया ही था, मायावती जी को भी ले आते तो शायद जिन वोटों की तरफ आपका ध्यान है वो वोट ज्यादा आपको मिल जाते। चौधरी साहब, उसका मैं जवाब दूंगा आपके सवाल का। पहले एक रोचक बात हम यहाँ देख लें जातिगत जनगणना के बारे में कि इस मुद्दे को जो कांग्रेस का प्रतिपक्ष रहा है उसने बड़ी तेजी से उठाया था। मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन बनाया, 2010 में गोपीनाथ मुंडे ने संसद में इसकी मांग रखी, राजनाथ सिंह ने इसका समर्थन किया और कहा कि जनगणना में ओबीसी शामिल हो। भाजपा की दुविधा सिर्फ इतनी है कि अब इस महत्वपूर्ण मुद्दे का जो झंडा है, जो ध्वज है, राहुल गांधी ने पकड़ लिया और राहुल गांधी इस मुद्दे के मुख्य प्रवक्ता पूरे देश में बन के उभरे हैं। अब बीजेपी की ये समस्या है कि यदि वो लागू कर देगी तो इसका राजनीतिक श्रेय राहुल गांधी को मिलेगा। इनकी दुविधा सिर्फ इतनी है और इस दुविधा से मुंह छुपाते हुए ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा या दुष्प्रचार कर रहे हैं कि इससे भिन्न भिन्न जातियों में तनाव बढ़ेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने जो बात कही है, जिस संदर्भ में हमारा जो कैडर निकलेगा वो यही बताने निकलेगा कि सशक्तिकरण से किसी भी अगड़ी या पिछड़ी या किसी भी जाति का नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम सभी जातियों को योजनाओं में, जैसे कि दुबे जी ने भी बताया कि योजनाओं के स्वरूप बदलेगा, उसमें बजट आवंटन बदलेगा, ये बात हम बताएंगे। अब आपकी बात का मैं जवाब दूं, ये 3-4 मुद्दे हैं, जब ये सारे मुद्दे संविधान से जुड़े। देखिए हमारा संविधान बड़ा समावेशी संविधान है, इसमें पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भारी प्रावधान किए गए हैं और यही हमारे देश की सफलता का सबसे बड़ा आधार बनता है। देश पूरे विश्व में भारत के संविधान एक नजीर बना हुआ और उसके भारत के संविधान लागू होने के बाद जितने भी संविधान लागू हुए वो भारत के संविधान को देख के बनाए गए, हमारे लिए गर्व की बात है। तो हम जो सारी बातें कर रहे हैं उसी परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं और चूंकि अमित शाह की अनर्गल टिप्पणी से ये पूरा अभियान शुरू हुआ, उन्होंने यदि माफी मांग ली होती बाबा साहब से, हम तब भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि माफी बाबा साहब से मांगनी, राहुल गांधी से नहीं मांगनी है या कांग्रेस पार्टी से नहीं मांगनी। लेकिन वो सत्ता के, ये बिल्कुल उसी प्रकार का दृष्टांत है कि लोग रावण को समझाते थे कि भैया वो भगवान, उनसे माफी मांग लो, शरण में चले जाओ, लेकिन उनका अहंकार इतना विकट था कि वो भगवान को नहीं पहचान पाए। बहरहाल, अब आपने बात कही बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी की हालत आप देख लीजिए, यूपी में एक भी सीट नहीं है। अरे आपने समझौता किया था भाई, उत्तर प्रदेश में सबसे तो 300 सीट उनको दी थी, 120 आपने ली थी। जब हमारे साथ वो थी, उनकी स्थिति बड़ी सम्मानजनक थी। जब से वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चपेट में आ गई हैं, वो शून्य हो चुकी हैं। आप देखिए सरकार उत्तर प्रदेश, मतलब आप काशीराम जी की बहन को मंच पे ला करके हम काशीराम जी का सम्मान करते हैं। कौन सी वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, क्या है, आपने उनको मंच पे काशीराम जी का एक महान योगदान है, उनको मान्यवर कहा जाता है और उनको कहा जाता है कि उन्होंने सोती हुई कौम को जगाया है। तो उनका जो कैडर है, उनका जो संदेश है, काशीराम जी ने किया है ना, उनकी बहन जी ने क्या किया? नहीं, बहन जी ने नहीं किया है, लेकिन चूंकि आपने देखा होगा कि मायावती ने उनके पूरे परिवार को किस तरह प्रताड़ित किया है। हम अनुसूचित जाति वर्ग में जो बीएसपी का कैडर, उसको अच्छा, काशीराम जी के परिवार को मायावती जी ने प्रताड़ित किया? ये तो आप तमाम हमने चैनलों पे देखा, उनके भाइयों ने आरोप लगाया, जब वो बीमार थे, बिस्तर पे थे, तो मायावती जी ने किसी से मिलने नहीं दिया, उनको एक तरीके से अपहृत करके रख लिया। हम इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य ये था कि हम बहुजन समाज पार्टी का जो समर्पित संविधान, बाबा साहब काशीराम जी के प्रति जो उनका कैडर है, उनकी विचारधारा है, हम ये बताना चाहते हैं कि मायावती ने उसको भाजपा के यहाँ गिरवी रख दिया है। अब बाबा साहब का सपनों का भारत और काशीराम जी के आंदोलन का जो अच्छा नेतृत्व कर सकता है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी संविधान को सर पे रख के और बाबा साहब की टॉर्च लेके आपकी सेवा में निकले हुए हैं। चले गुलरेज साहब, क्या उत्तर देंगे, हम क्या सवाल करें आपसे? मैं क्या बोलूं, मैं जवाब भी क्या दूं आपको कि नकली गांधी, अब उसके बाद नकली काशीराम बना दो उसको। अब इससे ज्यादा क्या कहूंगा? अभी फिर से उन्होंने अनर्गल टिप्पणी की। आप अनर्गल टिप्पणी मत करिए चौधरी साहब। नकली गांधी क्या होता है? आप नकली शेख हो क्या? शेख तो वहां पाए जाते हैं, तो शेख क्या होता है? हिंदुस्तान में कहाँ का शेख मिल गया आपको? आप बताओ। नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, नकली शेख, यदि नकली गांधी की बात करें तो हास्यास्पद है।
शेख क्या आप अरब के हो क्या? कैसे होता है? आप अपने नाम के पीछे दोबे त्रिपाठी कुमार क्यों नहीं लिखते? शेख कहाँ की परंपरा है? कहाँ की परंपरा है शेख, ये बताइए आप। जो नकली गांधी तो भारत का है, शेख कहाँ का है गुलरेज भाई? भैया ने बताओ शेख कहाँ से आता है? आप स्टूडियो में बैठे हो, आप ऐसे ज्यादा जोर से बोल सकते हो। आपकी आवाज व्यक्तिगत ना जाए। नकली गांधी नकली काशीराम क्या होता है? आपको शर्म आनी चाहिए काशीराम के बारे में ऐसा बात करते हुए। चौधरी साहब एक मिनट प्रोटेक्ट की तो है सब ये। जी मुद्दे पे गुलरेज साहब मुद्दे पे आ जाए। चौधरी साहब मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप बात कर लीजिए। जी गुलरेज साहब। दूसरी बात कि कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कितनी आसानी से डॉज कर दिया 4,000 करोड़ रुपए की बात। अरे वो तो प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया है। चौधरी साहब हर 10 साल में। चौधरी साहब आप बात कर रहे थे, गुलरेज साहब सुन रहे थे। जी प्लीज। कास्ट सेंसस जो आपने करवाया था 4,000 कास्ट सेंसस नहीं करवाया था। चौधरी साहब हम आपके पास आ जाएंगे, अपनी बात वो उनकी पॉइंट नोट कर लीजिए आप। गुलरेज साहब जो बोल रहे हैं हम आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। डॉक्टर हैं और आप कह रहे हैं कि मायावती की एक भी विधायक नहीं है वहां पर। अरे भैया मायावती का उत्तर प्रदेश असेंबली में एक विधायक है और आपके 2 हैं। क्या फर्क है आप में और उनमें? अगर आप उनको इतना कमजोर बता रहे हो तो आप अपने आप को तो देख लो। आपके एक पैर पे वो खड़ी है, 2 पैर पे आप भी नहीं हो। 2 विधायक लेके आप बैठे हो। तो कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है मुझे समझ में नहीं आता। फिर तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं ना, अरे जीतू पटवारी की बात करो ना आप। जीतू पटवारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस के कैडर को भेज देंगे, इनके नेताओं को भेज देंगे। अरे जो आदमी इतना टाइम होने आया, 1 साल लगभग होने आया, तो उसको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बने को जिलों में समिति नहीं बना पा रहा है, जिलों के अध्यक्ष नहीं बना पा रहा है, और बात कर रहा है घर घर पहुंचा देगा कार्यकर्ताओं को। कहां से पहुंचाएगा? हम ये इतना डिस्कशन नहीं क्यों कर रहे हैं? जी गुलरेज साहब। जीतू पटवारी इस मंच से कुछ भी बोल दे, मैं कल से ये मुंह उठा के बोल दूं कि मैं तो अमेरिका तक का सब कुछ कर लूंगा, मैं अमेरिका में जाके भी ये काम करके आ जाऊंगा। भैया मेरे में खुद में ताकत, डॉक्टर गुलरेज शेख में इतनी ताकत भी तो होना ना। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने जिले की समिति बना सको। बात कर रहे हो कि घर घर चले जाओगे। अगर उनके कार्यकर्ताओं ने घोषणा की है तो कार्यकर्ताओं से जनगणना कराएंगे वो। जनगणना नहीं कराएंगे। और दूसरी बात, चलिए अच्छा मैं एक बात बोलता हूं, आपने ये नहीं देखा था, आपकी खुद की फाइल्स खोल के देखिए कि जब हमने लाडली बहना योजना लॉन्च की थी तो चुनाव से पहले ये घर घर जाके महिलाओं का डाटा कलेक्ट कर रहे थे और बहुत सारी जगहों पर समोसे कचौरी की दुकान के ऊपर महिलाओं के भरे हुए पेपर्स मिले थे कि नहीं मिले थे? तो डाटा को कहां लीक करेंगे ये? लोगों की पर्सनल सिक्योरिटी का क्या होगा अगर इनके लोगों के? क्या इनका आप बताइए, कोई आप उसका स्टैंडर्ड बना रहे हो कि किसके पास जाएगा वो कागज, कौन इकट्ठा करेगा डाटा को, उसका प्रोटेक्शन क्या होगा? कुछ तो भी बोल रहे हैं मंच से मुंह चलाकर। चलिए वो उस योजना के बारे में शेख साहब पूछ लेते हैं हम। जी चौधरी साहब थोड़ा संक्षेप पे देखिए। बार बार ये बात भी सही है कि आप बोल रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं से जनगणना करा लेंगे। अरे वाकई सही है, वो वहां से बाइट भी आई कि कौन सुनेगा, कहां से, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है जब तक सरकारी अधिकारी नहीं करेंगे। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, जनगणना नहीं करा रहे हैं हम। इसके बारे में जो भ्रम है उसका निराकरण करने के लिए हम लोग एक जनसंपर्क कार्यक्रम चलाएंगे। एक बात, ये बार बार ये 4,000 करोड़ की बात कह रहे हैं। जनगणना कराना भारत सरकार का काम और हर 10 साल में होती है, इसमें अलग से तो कोई व्यवस्था हुई नहीं है। जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं आप? जनगणना तो कराएंगे, हम करवाएंगे। हम कह रहे हैं जब सरकार में आएंगे तब होगी ना वो तो। और आप तो इनसे पूछिए कि ये 1921 में ये जनगणना होनी थी, आज 25 आ गया, इनकी जनगणना अभी तक नहीं हुई। तो ये तो फेल सरकार है ना, असफल सरकार है। और इनसे ये पूछ लीजिए, भारत विभाजन की बात कर रहे थे, तो चाइना के बारे में आज तक नहीं बोलते। हमारा तो गौरवशाली इतिहास, वो सेना का इतिहास है। इसमें बार बार अपनी कुंठा निकालने की आवश्यकता क्या है? सेना को अपमानित क्यों करते हैं आप उसमें? चाइना को तो हमने चाइना को औकात याद दिला दी है। कैसे? हजारों एकड़ जमीन उसने कब्जा कर रखी तब। 1965 के बाद इतने सैनिकों का हताहत अभी तक नहीं जितना उन्होंने निर्ममता से मारे हमारे सैनिकों को। हमने चीन को तो औकात याद दिला दी। कैसे याद दिला दी? आपके प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाते चीन के बारे में। एक बयान आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री का। आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हम उससे इसलिए नहीं लड़ सकते कि वो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। औकात ऐसे याद दिलाते हैं। अरे आप तो जातिगत जनगणना की बात करो साहब, हैं? सर इनके आरएसएस के लोग कह चुके जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी का इतना डर है कि ये जातिगत जनगणना नहीं करवा पा रहे हैं। आप अपनी बात समय पे दें। चौधरी साहब आपको टाइम दिया, आप अपनी बात करें। जब वो बात कर रहे हैं तो उनकी बात सुन लें, फिर उत्तर दीजिए। खैर हमारा समय भी समाप्त हो गया है। आशीष जी, ये मुद्दा कहां तक जाएगा, जातीय जनगणना? मुझे लगता है मुद्दा जो है कांग्रेस ने इसको अगले लोकसभा चुनाव तक खींचने की
पूरी तैयारी भी की है और ये कांग्रेस अपने आप को इस बीच में जो राज्यों के चुनाव होंगे उसमें आजमाएगी। तो पहला इसका जो इम्तिहान है वो भी दिल्ली में है, उसके बाद बिहार में है, जो ज़्यादा बड़ी प्रयोगशाला है इस तरह के मामलों में। तो इस मुद्दे को, और इस मुद्दे का जन्म भी दोबारा इसलिए हो गया क्योंकि लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद महाराष्ट्र हरियाणा में कांग्रेस का ये मुद्दा नहीं चला था अपेक्षाकृत, लेकिन वो अमित शाह वाला जो बयान जिसको लेकर के बहुत सारी चीजें हुई और उसने लेकिन महू में आपने देखा होगा सारे उतना ज्यादा जोर नहीं दिया गया अम्बेडकर जी को लेके। जी बिल्कुल ही सही बात है। तो इसीलिए ये अब कांग्रेस को ये तय करना है कि उसको उस मुद्दे को कितनी तरह से ले जाना है और उसको कितना उसको अंबेडकर वाला जो मुद्दा है, जय भीम है, जय संविधान है और ये बापू वाला जो है, इन सबको कैसे कांग्रेस क्लब करके आगे तक जाएगी और लोगों तक को के गले उतारेगी। ये कांग्रेस की कठिन यात्रा है अगले 4 साल की। और अगर इस दौरान में ये मुद्दा भी पूरा, और हो सकता है तब तक जनगणना शुरू हो जाए, जो अधिकृत जो जनगणना होती है उसकी तैयारी भी शुरू हो गई और ये भी इस तरह की खबरें हैं कि उस जनगणना में इस बार कुछ उसके मॉड्यूल को चेंज भी किया जा रहा है। तो सरकार इस तरह से बहुत सारी चीजों को और जानकारी, डेटा कलेक्ट करने के लिए और भी कुछ मैकेनिज्म बना रही है, इस तरह की भी चीजें हैं। तो जब तक 4 साल तक कांग्रेस इस मुद्दे को चलाती है, अंबेडकर, महात्मा गांधी और संविधान का, तब तक हो सकता है कि केंद्र सरकार इस मामले में भी कोई मोटे तौर पे पहुंच जाए। तो मुझे नहीं लगता कि मुद्दा इतनी जल्दी अब खत्म होगा, क्योंकि ये इसकी शुरुआत भाजपा की तरफ से हुई थी लोकसभा चुनाव के पहले, संविधान बदलने को लेके उससे शुरू हुआ और जब ये खत्म होने लगा था तो फिर ये एक बयान से फिर पैदा हो गया। तो अब अगर ये रिजल्ट कहीं कुछ बेहतर कहीं नजर आते हैं विपक्ष के पास, तो मुझे लगता है कि फिर पूरे 4 साल का मुद्दा है और इस 4 साल में जनगणना के आंकड़े अगर आ जाते हैं तो ये एक नया शेप ले लेगा। और समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुलेर साहब आपका, विक्रम जी आपका, आशीष जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो जातिगत जनगणना की बात आते ही इसके जानकार अक्सर बहुत सी चिंताएं और सवाल उठाते रहे। इनमें से एक बड़ी चिंता ये भी है कि जातिगत जनगणना से जो आंकड़े मिलेंगे उनके आधार पर देश भर में आरक्षण की नई मांग उठनी शुरू हो जाएगी। तो पक्ष में ये भी कहा जाता है कि जाति के आंकड़ों को आधार बनाकर ही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर और जरूरतमंद तबकों तक पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आंकड़ों का इस्तेमाल गरीब के कल्याण के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी कश्मकश में सत्ता और विपक्ष झूलते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाकर खुद को जातिगत जनगणना का पैरोकार साबित करने की होड़ जारी है। इस बहस के बीच ये सवाल जस का तस खड़ा है कि क्या 78 साल में कमजोर तबकों के लिए देश की सरकारें इतनी भी नहीं कर सकी कि जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को ही खत्म किया जा सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।